गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। आज 28 मीटिंग है, हालांकि बहुत छोटी है, खाली 2 पेज हैं, तो वो तो हो जाएगी और शायद समय भी बचेगा। तो किसी को प्रश्न हो तो तैयार रखना, इसके बाद में प्रश्नोत्तरी रखेंगे और फिर समय रहा तो कुछ और पढ़ेंगे। पर्पज़ ऑफ बर्थ एंड डेथ में एक अच्छा सा एक टॉपिक है, तो वो देखेंगे 6 बजे तक में। तो लास्ट टाइम हमने जो 27 मीटिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखी थी कि हमारे अंदर 3 कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, ये हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। जब हमारे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आया है वो हमें तुरंत इसका एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो 3 कौन सा कॉन्फ्लिक्ट एरिया है? एक तो इंटेलेक्चुअल और ईगो कॉन्फ्लिक्ट एरिया, जो कि तालुका और मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर है, मतलब ब्रेन का पीछे का हिस्सा जो है वहाँ। दूसरा है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एरिया, द हार्ट, जो हृदय का हिस्सा है वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, मतलब एस्ट्रल बॉडी का जो है इमोशनल पार्ट, इसकी बात है। और तीसरा सेक्स कॉन्फ्लिक्ट एरिया बेस्ड ऑन स्पाइन, तो जो स्पाइनल कोड है, जो नीचे का हिस्सा है जहाँ हमारा मूलाधार चक्र भी है, वो एरिया है, उसको तीसरा सेक्स कॉन्फ्लिक्ट एरिया होते हैं। तो ये तीनों में से कभी ना कभी हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता रहता है, या तो वो ईगोइस्टिक या इंटेलेक्चुअल का है, या इमोशनल का है, या सेक्स का है। वो तीनों में से कोई किसी में से भी आता रहता है। और उसका जो पिन जो ये है, उसके एरिया जो अपने सेंटर्स, तो सेंटर्स जो है वो इसके लिए हमारे अंदर रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर जो है वो आई, ई और एस, मतलब इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सेक्स जो सेंटर है वो उसको ही रिफ्लेक्ट करते हैं। वो एरिया है, वहाँ से कुछ चीज़ बनती है और यहाँ इसका इम्पल्स जो है वो एरिया से आता है, पर उसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनती है वो विचार के रूप में वो हमारे ये रजिस्ट्रेशन एरिया में या तो इंटेलेक्चुअल सेंटर से बनेगी, या इमोशनल सेंटर से, या सेक्स सेंटर से। तो इस तरह ये कामगिरी है और इसको हमें देखना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। दूसरी बात हमने लास्ट टाइम देखी थी कि भाई एक जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रिदम नहीं होती है, और रिदम में होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा ने ये जो सृष्टि बनाई है वो द्वैत के ऊपर आधारित है। तो जब द्वैत माने 2 और अपोजिट, मतलब दिन है तो रात है, या फिर शांति है या संघर्ष है, इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट है या रिदम है, तो दोनों में से एक चीज़ होगी। तो वो जब जितना हम 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को एस्टेब्लिश करते जाएंगे, इतना हमारा कॉन्फ्लिक्ट कम होता जाएगा। और फिर उसका रेशियो होता है कि जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है इतनी कम रिदम होती है, और जितनी ज़्यादा रिदम होती है इतना ज़्यादा कम कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो रिदम जितनी हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, इतना कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारे अंदर से अपने आप में शांत होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और उसके ऊपर ये आधारित 4 युग की बात उन्होंने बताई थी, और 4 युग में हमने वो धर्म के 4 पैर के बारे में देखा था। वही चीज़ दूसरे रूप में भी शास्त्र में बताई है। शास्त्र में कहा है कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। वो क्या 4 पुरुषार्थ है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पुरुषार्थ कहाँ करना है? ये 4 एरिया है जिसके अंदर हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। एक तो धर्म के अंदर पुरुषार्थ करना चाहिए, धर्म के अंदर हमें धीरे धीरे करके धर्म को बढ़ावा देना है, उसमें एस्टैब्लिश होना है। इसी तरह अर्थ मतलब कि जो हमारा जो जीवन जो जीने के लिए सबसे ज़रूरी जो साधन है वो है अर्थ है।
या फिर जिसको हम लक्ष्मी भी कहते हैं, पैसा कहते हैं, या फिर पूरी संपत्ति जो है अर्थ के अंदर, पूरी संपत्ति सब कुछ आ जाता है, ग्रॉस और सब कुछ आ जाता है। तो वो अर्थ भी कमाना जरूर है, उसमें भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। गृहस्थी जो है वो गृहस्थी को अपना संसार चलाने के लिए ये अर्थ उपार्जन करना अनिवार्य है। और तावरिया जी तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार देते थे, और इनका एक पेपर के अंदर सेल्फ सपोर्ट की बात आती है कि सेल्फ सपोर्ट से आपको जीना है, मतलब कि आपको कोई भिक्षावृत्ति से नहीं जीना है, आपको उपार्जन करना है और फिर जीना है। तो वो अर्थ के बारे में। तीसरा है काम। काम का दो अर्थ है। काम का एक अर्थ तो सेक्स भी है, और दूसरा काम का मतलब इच्छा है। तो इच्छा है, तो इच्छा होने के कारण ही जीवन चलता है। आदमी पुरुषार्थ इच्छा है इसीलिए करता है। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो फिर आदमी पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। और दूसरा काम मतलब सेक्स, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जो सृष्टि को चलाने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए प्रजोत्पत्ति जरूरी है। आगे नई जनरेशन आएगी तो संसार टिका रहेगा, संसार आगे चलता रहेगा। तो उसके लिए काम जो है वो भी जो संसारी है उन लोगों के लिए काम के अंदर भी पुरुषार्थ करने चाहिए। मतलब जो जरूरी है वो बच्चे पैदा करने चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए और संसार में आगे बढ़ना चाहिए। और अंतिम जो है, हालांकि सबसे प्रमुख है, वो है मोक्ष। तो मोक्ष जो है वो मोक्ष के लिए भी व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। अब देखो यहाँ धर्म और मोक्ष दो पुरुषार्थ बताया, मतलब ये दो चीज़ अलग है। तो जो हम जो नॉर्मली साधना करते हैं तो वो साधना जो है वो मोक्ष के लिए है। इसीलिए जो मोक्ष का पुरुषार्थ है वो साधना का पुरुषार्थ है। और धर्म का पुरुषार्थ जो है वो समझो कि जीवन अच्छी तरह जीने के लिए, मतलब जो यम नियम वगैरह जो है वो उसके कारण उसके लिए जो जरूरी है वो धर्म है। धर्म के अंदर हम नीति नियम से जी सकते हैं और वो इसके लिए धर्म बनाए गए हैं। जबकि मोक्ष जो है वो एक साधना का मार्ग बन जाता है। तो ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये जो है वो चारों के अंदर सत्य युग में कहते हैं कि भाई चारों प्रतिष्ठित थे। फिर त्रेता युग जो है उसमें मोक्ष चला गया और 3 रह गए। मतलब फिर धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों की उपासना या पुरुषार्थ होता था। मोक्ष जो था सत्य युग में ही सच में तो पुरुषार्थ सत्य का होता था। फिर द्वापर युग आया तो धर्म भी गया और वो रह गए अर्थ और काम। और आज जो कलयुग में है वो अर्थ और काम। आप देखते हैं, हम एक लॉजिकली भी देखते हैं और समझ सकते हैं कि आज सबसे ज़्यादा जो है वो जो इन्फ्लुएंशियल है हमारे ऊपर वो अर्थ और काम, ये दोनों ही है। पूरी जो व्यवस्था जो है, वो जो व्यवस्था पूरी जो एस्टैब्लिश हुई है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था और सब प्रकार की व्यवस्था जो है वो अर्थ और काम के ऊपर ही है। तो आज तो मोक्ष और धर्म जो है वो तो बहुत कम हो गया। हार्डली कोई मोक्ष के लिए साधना करने वाला तो मिलेगा। धर्म के लिए होते हैं पर वो सो कॉल धर्म है, रियल धर्म तो है नहीं। अभी सब संप्रदाय हो गए धर्म के नाम के ऊपर और उसके अंदर सब झगड़े चलते रहते हैं। अगर धर्म सही है तो वहाँ झगड़ा होता ही नहीं है। तो आज अगर धर्म के नाम पर झगड़ा है तो वो धर्म ही नहीं है। तो इसीलिए कलयुग के अंदर न धर्म है न मोक्ष है, खाली रह गए अर्थ और काम। पर फिर भी इंडिविजुअली कोई जो है साधक जिसके अंदर एक तमन्ना होती है मोक्ष के मार्ग के ऊपर जाने की, तो ऐसा कोई साधक निकल आता है कि जो इस मार्ग के ऊपर जाता है। तो ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए कि भाई किस समय में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी 28 मीटिंग पढ़ते हैं और जैसा मैंने बताया था इस तरह ये थोड़ी शॉर्ट है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में प्रश्न लेंगे, तो कि जिसको प्रश्न हो तो वो तैयार रखना। 28 मीटिंग 15 दिसंबर 1983 और पेज नंबर 28 पुरानी किताब के अंदर है।
Dear friends, for the benefit of many newcomers, I'll go over whatever we have covered so far, and those friends who have been regularly attending can perfect their 3-step rhythmic breathing and extend it during the 24 hours of the day as much as possible. तो यहाँ तावरिया साहब जो नए लोगों को भी थोड़ा पीछे क्या चल गया था उसकी जानकारी मिले, इसके लिए थोड़ा रिवीजन करना चाहते हैं, ऐसा लगते हैं। और जो पुराने लोग हैं उनको तो 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में बता ही दिया है, तो वो इसकी भी बात करेंगे तो और वो आसानी रहेगी उसको अटेंड करने के लिए। I shall now begin from our very first meeting held as far back as 22nd of October 1981 when we began with 9 members। अब देखो यहाँ फिर से वो जो है वो पहली मीटिंग से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको वो फिर से कवर करना चाहते हैं। लास्ट मीटिंग में भी मैंने कहा था कि तावरिया जी का पेपर जब पढ़ते हैं तो उसमें रिवीजन ज़्यादा आता है और नया जो है वो कम आता है। इसका कारण यही है कि ये जो चीज़ जो है वो हमारे अंदर एक बार अच्छी तरह बैठ जानी चाहिए। वो बार बार एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग रूप से बताते रहते हैं। इसका कारण यही है कि हमारे अंदर ये पूरा मार्ग जो है या साधना जो है वो एकदम क्लियर कट, एकदम इसका पिक्चर क्लियर कट हो जाना चाहिए, ताकि फिर हम कोई दूसरी इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। क्योंकि हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, तो एक इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं वो नहीं ये सच्चा है, वो लगता है कि नहीं वो नहीं वो दूसरा सच्चा है, तो एक अंदर फिर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो जितनी क्लैरिटी आपके अंदर बढ़ेगी फिर आप चाहे कोई भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये बार रिपीट करते हैं और इसका प्रयोजन यही है कि हमारे अंदर ये चीज़ ज्ञान अच्छी तरह बैठ जाए। और दूसरी बात ये है कि इनका एक मज़े की बात ये है कि वो पुरानी चीज़ रिपीट करते हैं पर सेम वर्ड नहीं होता है, वो प्रेजेंटेशन नया होता है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो है वो ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ जैसे कि नए रूप से हम समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, जो पुराने लोग हैं जिनको पता है कि एक ही चीज़ को जब हम बार पढ़ते हैं तो हर समय नया का नया एक अर्थ निकलता है। तो हमेशा अंडरस्टैंडिंग का जो है वो बीइंग के साथ संबंध रहता है। जैसी जितनी आपकी बीइंग होगा इतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अंडरस्टैंडिंग मतलब रियल अंडरस्टैंडिंग, कोई इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग और बीइंग साथ साथ चलते हैं। बीइंग ऊपर उठेगा साधना से और साधना से बीइंग ऊपर उठेगा और उसके साथ में अकॉर्डिंगली फिर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी। पर बुद्धि बढ़ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि से कुछ सोच लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट चीज़ है। एक जो चीज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो मोमेंट के ऊपर एक अंदर एक रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एक झपकारा होता है, जैसे कि एक लाइट किस तरह झपकती है इस तरह अंदर एक झपकारा होता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग समझो कि धीरे धीरे अभी हमारी खुल रही है। तो इसीलिए ये बार पढ़ते हैं तो हमें अंदर से बाहर नए अर्थ मिलते रहेंगे, क्योंकि इसने साथ में अगर हमने साधना भी की है तो हमारा लेवल ऑफ बीइंग भी ऊपर उठ रहा है और अंडरस्टैंडिंग भी साथ में चल रही है। The question from Gita reads, My Lord, what is it that drives a man to sin even against his will as if by compulsion? तो ये एक गीता का जो श्लोक है और बहुत सुंदर श्लोक है। ये अर्जुन पूछता है, क्योंकि ये अर्जुन तो एक ह्यूमैनिटी का सिंबल है। ये प्रश्न हर व्यक्ति का है, क्योंकि जब व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है तो उसको क्या दिक्कत आती है कि पुरानी आदतें जो है वो उसको वापस फिर से खींच के ले जाती है, और जो वो कुछ अच्छा करना चाहता है वो अच्छा नहीं कर पाता है, और जो पुरानी जो एक आदत है या कुछ गलती जो है वो बार होती रहती है, वो उससे उभरता नहीं है। खास करके जो हमारी वीकनेसेस है, और ये जो 3 एरिया की जो वीकनेसेस है, सेक्स रिलेटेड है या ज़्यादा ओवर इमोशनल व्यक्ति है
या इंटेलेक्चुअल मतलब ईगो सेंट्रिक व्यक्ति है। तो इन चीज़ जो है वो पुरानी चीज़ें इतनी जल्दी से हमारे अंदर से जाती नहीं है। साधना करने पर भी ये तीनों के अंदर वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, वो ओवर इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें और खींच के ले जाते हैं। तो इसीलिए ये अर्जुन भगवान को सवाल पूछता है, और इम्पोर्टेंट शब्द इसके अंदर है इवन अगेंस्ट हिज विल। ऐसा नहीं कि भाई उसकी विल है, चलो भाई किसी की विल है कि ऐसा गलत करना है तो उसकी विल है और कर लिया तो कोई सवाल नहीं है, पर व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी कुछ गलत हो जाता है, कंपल्सन जैसे कि उसके ऊपर है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा प्रश्न जो अर्जुन ने बहुत समय पहले भगवान को पूछा था, तो वही सवाल अभी भी रिपीट हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि कंपेयर दिस टू द वन एक्सप्रेस by a modern Russian scientist. I want to know why apparently intelligent individuals so often behave in certain ways against their own inclination and wishes. तो यही बात है जो ऊपर गीता के अंदर बात है, वही रशियन साइंटिस्ट आज इतने 2-3 हज़ार साल या कितने साल हो गए, उसके बाद में भी यही सवाल हमारे सामने आता है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलिजेंट जो इंडिविजुअल्स है, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी ऐसा बिहेवियर करते हैं कि जैसे कि वो उनकी अपनी इच्छा से विरुद्ध में कुछ वो कर रहे हैं। इस तरह का जो व्यक्तियों का बिहेवियर होता है, और वो हम भी देखते हैं कई बार, हम जिसको मानते हैं कि ये बड़ी व्यक्ति है और फिर इसका बिहेवियर कभी कभी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसी चाइल्डिश हरकतें लोग करते हैं। तो एक आश्चर्य होता है कि भाई ये व्यक्ति सो कॉल बड़ा तो हो गया, पर जो उसके अंदर एक जो शानपन दिखना चाहिए वो क्यों नहीं दिख रहा है। तो यही चीज़ जो होती है कि व्यक्ति, और ये भी बात जो है वो महाभारत के अंदर देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जान लेता है तो सुधर जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो वो दुर्योधन भी एक बात बहुत अच्छी कहता था, वो जो महाभारत के अंदर आते है वो बात कि जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं धर्म नहीं जानता हूँ। दुर्योधन कहता है कि भाई मैं धर्म क्या है मैं जानता हूँ, क्योंकि उस जमाने में जो सब राजकुमार थे, तो जब बच्चे थे वो सब राजकुमार थे, तो उन लोगों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की जो साधना या उन लोगों को उसका अभ्यास कराया जाता था। तो दुर्योधन भी जब छोटा था तब उसने भी शास्त्रों का अभ्यास किया था, तो वो जानता था कि सही क्या है, धर्म क्या है, पर कहता है कि मैं जानता हूँ पर मैं लाचार हूँ, मैं उसको इम्प्लीकेट नहीं कर सकता हूँ, उसकी प्रवृत्ति मैं नहीं कर सकता हूँ, और अधर्म है क्या है वो भी मैं जानता हूँ, पर उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता हूँ। तो फिर से बात वही आती है कि व्यक्ति के अंदर ऐसी कोई चीज़ है और वो चीज़ समझने की जरूरत ये है कि तावरिया जी वही चीज़ को साइंटिफिकली समझाते हैं कि हमारे अंदर जो मेमोरी पैटर्न जो है, जो मेमोरी पैटर्न एक बार बन गई वो बार बार वही चीज़ के ऊपर ले जाएगी। तो सबसे खतरनाक जो है हमारे अंदर वो है मेमोरी पैटर्न, और इसका करेक्ट करना पड़ता है। जो साधना करना है और कुछ नहीं है, जो मेमोरी पैटर्न को एक बार सुधार लो और फिर सब ठीक है। बाकी तो ये पर सबसे दिक्कत वाली बात भी यही है कि इसको सुधारे किस तरह, क्योंकि उसको थोड़ा वो सुधरती है पर फिर वापस वो तो पुरानी पत्री के ऊपर चले जाती है। तो ये इसीलिए साधना में ये दिक्कत होती है कि व्यक्ति संघर्ष करता है, ऊपर उठने का प्रयत्न करता है, पर फिर से वो नीचे चला जाता है, क्योंकि ये मेमोरी पैटर्न जो है वो उसको बहुत परेशान करती है। और वही चीज़ सब व्यक्ति के लिए हर क्षेत्र के अंदर वो चीज़ लागू पड़ती है। This means clearly that after thousands of years, even in our so-called modern age, people find it impossible to control their rebellious thoughts and so fail to control their acts. Exterior fear of law and punishment and society curb extreme acts to a great degree, but cannot curb internal constant agitation.
तो ये जो है वही यहाँ कहते हैं कि भाई हजारों साल हो गए, पर आज मॉडर्न एज के अंदर भी वही बात है। और व्यक्ति ये जो अपने रिबेलियस थॉट है, मतलब जो एक विद्रोही प्रकार की जो मानसिकता है, वो मानसिकता से वो उभर नहीं सकती है, वो उसको एक इम्पॉसिबल लगता है आज। और हम तो कहते हैं कि आज तो हम इतने सुसंस्कृत हो गए हैं, कल्चर्ड हो गए हैं, पर फिर भी लाचारी तो वही है कि हमारे अंदर जो रिबेलियस थॉट है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और हालांकि अगर सोसाइटी का आज का पिक्चर देखते हैं तो ये तो और खराब होता जाता है। ऐसा रिबेलियस थॉट इतने नहीं थे, आज से 50 साल पहले इतने रिबेलियस थॉट नहीं थे, या 25 साल पहले भी इतनी खराबी नहीं थी। आज देखो तो इतने रिबेलियस थॉट बढ़ गए, धर्म के नाम पर, दूसरी चीज़ों के नाम के ऊपर, सत्ता के नाम के ऊपर, और व्यक्ति एकदम बेकाबू हो गया, बेलगाम हो गया है। और जो कुछ नहीं होना चाहिए वो सारा का सारा, सारी की सारी चीज़ें ये सोसाइटी में हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर व्यक्ति आगे बढ़ती है तो वो तो उसका पिक्चर कुछ अलग होना चाहिए, पर उसके बदले में पिक्चर तो वर्स होता जाता है। और एक्सटीरियर फियर जो है वो थोड़ा का लॉ और पनिशमेंट के हिसाब से थोड़ा उसको कंट्रोल किया जाता है, पर फिर भी जो हमारे अंदर जो एजिटेशन एक चल रहा है, वो एजिटेशन को तो कैसे कंट्रोल करेंगे? कोई व्यक्ति जो है उसको डरा धमका के या पनिशमेंट के बात करके उसको गलत रास्ते, अगर वो कोई गलत कृत्य न करे उसके लिए रोका जा सकता है। पर उसके अंदर जो ऑलरेडी कुछ पलप रहा है, उसके अंदर ऐसा रिबेलियस थॉट बन रहा है, उसको आप कैसे रोकोगे? वो तो व्यक्ति को अपने आप में ही उसके ऊपर काबू पाना है, और इसके लिए ज़बरदस्त संघर्ष करना पड़ता है, ज़बरदस्त साधना या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। This internal constant agitation which due to external curbs are suppressed, creating conflict areas। अब हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज है, जो संघर्ष का जो भाग है, जो जगह है, वो क्या है और क्यों वो बनती है? तो इसका एक कारण ये है कि जो हमारे अंदर जो एजिटेशन चल रहा है उसको बाहर से हम उसको कर्ब कर देते हैं, उसके ऊपर लगाम लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है कि वो चीज़ सप्रेस हो जाती है। लोगों को तो अपनी मर्जी के मुताबिक करना है, पर मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए फिर अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट अंदर उत्पन्न होता है, अंदर एक गुस्सा वगैरह एक अंदर बढ़ता जाता है। दिस कॉन्फ्लिक्ट एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पुअर स्टेट ऑफ बॉडीली हेल्थ एज वेल एज आवर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल हेल्थ। तो वही कारण है, जो कॉन्फ्लिक्ट अंदर चल रहा है, संघर्ष विरोध जो अंदर चल रहा है, वो उसका कारण या उसका नतीजा ये आएगा कि फिर हमारा जो शारीरिक जो तंदुरुस्ती है वो पुअर होती जाएगी, मानसिक स्तर पर और इंटेलेक्चुअल स्तर के ऊपर भी हम हमारी जो हेल्थ है, तंदुरुस्ती है, वो पुअर हो जाएगी। मतलब जिन व्यक्ति के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आगे जाके उसका शरीर भी बिगड़ेगा, उसके भाव भी बिगड़ेंगे, और उसकी जो बुद्धि है वो भी बिगड़ेगी। और यूँ कहें कि ये तो कुछ इसके भाव और बुद्धि तो बिगड़ी हुई है, उसके लिए उसके अंदर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, पर मेन कारण उसका सप्रेशन है। This means that scientific control which should have been the first subject of study is neglected because we presume that because we are human beings, it is our privilege to think and act correctly unlike the animal। तो हकीकत के अंदर तो जो इसके लिए साइंटिफिक मेथड क्या है उसकी स्टडी होनी चाहिए थी कि भाई ये अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को हम किस तरह निकाल सकते हैं, वो कोई साइंटिफिक मेथड उसकी होनी चाहिए थी और उसका स्टडी होना चाहिए था, पर वो हमने उसको निगलेक्ट कर दिया, उसकी उपेक्षा की है। और ऐसा हम मानते हैं कि भाई हम तो ह्यूमन बीइंग है, तो हमको विचार करने का हक है और हम इसी तरह
काम करेंगे, हम कोई प्राणी नहीं है कि हम प्राणी की तरह जिएंगे। हकीकत तो ये तो कहने की बात है। हकीकत में तो इंसान जो है वो प्राणी की तरह ही काम करता है, वो सोचता कम है और इम्पल्स से ज़्यादा जीता है। उसके अंदर जैसे प्राणी के अंदर एक इम्पल्स आया और वो दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, इसी तरह हम भी इम्पल्सिव हो गए, इम्पल्स से जीते हैं। तो कोई हमें हमारे अंदर, क्योंकि हम जानते हैं अब कि अब रियल थिंकिंग क्या है, थॉट फॉर्मेशन क्या है, वो सब कुछ अब धीरे धीरे हम समझने लगे हैं। तो कोई अगर कहता है कि हम थिंकिंग करते हैं और थिंकिंग से जीते हैं, वो तो गलत बात है। एंड बिफोर वी लर्न एंड प्रैक्टिस एनीथिंग अबाउट थिंकिंग, वी मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट इज माइंड एंड व्हाट इज ब्रेन एंड देयर इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ ऑपरेशन। तो अगर आपको थिंकिंग क्या है वो समझना है, तो पहले तो थिंकिंग कहाँ से किस तरह होता है, कौन सी चीज़ से थिंकिंग होता है, ये सब तो समझना पड़ेगा। तो थिंकिंग के लिए दो चीज़ जरूरी है, एक माइंड और एक ब्रेन। अब इसमें भी घोटाला हो जाता है, लोग माइंड को ब्रेन बताते हैं, ब्रेन को माइंड। ब्रेन एक अलग चीज़ है, उसके अंदर से उसका कुछ रोल, विचार की प्रक्रिया के अंदर उसका एक सीमित रोल है, माइंड का एक सीमित रोल है, और दोनों की कंबाइंड कुछ प्रक्रिया चलती है, उसके बाद में थिंकिंग प्रोसेस बनती है। पर हमारे अंदर तो माइंड जो है उसका कोई क्लियर कट आइडिया नहीं है, एक वेग आइडिया है माइंड क्या है। इसलिए ब्रेन के तो थोड़ा हम समझते हैं, क्योंकि साइंस ने ब्रेन के बारे में तो काफ़ी तरक्की की है। तो ब्रेन क्या है, उसके अंदर किस तरह वेव्स चलते हैं, वो थोड़ा बहुत हम जानते हैं। पर माइंड के बारे में तो बहुत गड़बड़ी है, क्योंकि हर जो साधना की पद्धति है वो अपने माइंड की एक डेफिनेशन बना देंगे और बताएंगे ये माइंड है, ये माइंड है। पर योग के अंदर रियल में माइंड और थिंकिंग क्या है वो एक सही ढंग से समझना चाहिए। आई हैव बीन ट्राइंग टू से दिस टू यू फ्रेंड्स फॉर द लास्ट 2 years. Perhaps the fault is mine because I may not have been very clear in my presentation too. तो अब तावरिया जी, अगर हम स्पष्ट नहीं है तो उसका दोष अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि वो संत हैं। तो वो ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई आप समझते नहीं हो, आपकी गलती है। वो अपने ऊपर लेते हैं कि भाई मैं आपको सही ढंग से समझा नहीं सका होगा, इसीलिए आप ये सब समझते नहीं है। और 2 साल से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों को समझाने का, और इसीलिए उनको बार बार ये रिपीट करना पड़ता है कि भाई वो जानते हैं कि कोई 1-2 बार ये बात कहने से समझ में नहीं आ जाएगी, इसीलिए हर पेपर के अंदर कुछ पुरानी बात वो फिर से रिपीट करते रहते हैं। द कोटेशन फ्रॉम पतंजलि's योग सूत्र गिवन इन द फर्स्ट मीटिंग वी शैल टेक अप लेटर, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ थॉट फॉर्मेशन। अब आपको याद है फर्स्ट मीटिंग के अंदर थॉट फॉर्मेशन के बारे में क्या बताया था उन्होंने? एक चीज़ के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्रैक्टिस में हमें लाना चाहिए, शायद कोई लाता होगा या नहीं पता नहीं है, पर अगर आपको याद है या नहीं है, पर वो उसके अंदर उन्होंने पोज की बात की थी। थॉट फॉर्मेशन के अंदर थॉट फॉर्मेशन होता है, तो पोज अगर हम करते हैं तो एक सबसे बड़ा एक टूल हमारे लिए बन जाता है, जो हमारे अंदर रिएक्शन आते हैं। तो ये फर्स्ट मीटिंग के अंदर उन्होंने बताया था। फिर कहते हैं आगे, रिफर नोट्स ऑफ द फर्स्ट मीटिंग, लेट अस प्रैक्टिस बोथ द चेस्ट एंड एब्डोमिनल फास्ट ब्रीदिंग। तो उस समय वो 81 के अंदर, तो उस समय तो ये एक्सरसाइज का कोई म्यूजिक वगैरह नहीं था, तो वो अपने आप में वो सिखाते थे कि चेस्ट से फास्ट ब्रीदिंग कराते थे करीब करीब 36 के ऊपर, पर एग्जैक्टली वो म्यूजिक नहीं था तो लोग थोड़ा आगे पीछे करते थे, पर चेस्ट और एब्डोमेन का फास्ट ब्रीदिंग उस समय उन्होंने कराया था। रिमेंबर द बॉडी ब्रेन फंक्शन एज वन इंटेलिजेंट सिस्टम, नॉट एज ए यूनिट। ह्यूमन मशीन्स आर यूनिट्स। तो जो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है और उसका जो फंक्शन है वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम के रूप में काम कर रहा है, एक कोई यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जो इंसान ने जो मशीन बनाया है, तो मशीन एक यूनिट होता है और वो मशीन ये एक यूनिट के रूप में काम करता है। हमारा जो सिस्टम है
वो एक इंटेलिजेंट बॉडी ब्रेन फंक्शन जो है वो इंटेलिजेंट सिस्टम के रूप में काम करता है। मतलब कि एक सिस्टम का प्रभाव जो है वो दूसरे के ऊपर पड़ता है। एक सिस्टम अच्छी होती है तो उसका अच्छा प्रभाव दूसरे सिस्टम के ऊपर पड़ता है। एक सिस्टम बिगड़ती है तो वो दूसरी सिस्टम को भी बिगाड़ती है। तो वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। इन ए सिस्टम मैनी इंटेलिजेंट प्रोसेसेस टेक प्लेस एंड वन रॉन्ग प्रोसेस कैन रेंडर मैनी अदर प्रोसेस इज रॉन्ग। तो वही है कि एक प्रोसेस अगर गलत हो गई तो दूसरी प्रोसेस जो है, प्रक्रिया है, वो भी गलत होना चालू कर देगी। इन आवर बॉडी ब्रेन सिस्टम द इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इफ रॉन्ग कैन टोटली अपसेट द एंटायर बॉडी ब्रेन सिस्टम एंड इट कैन either मीन टोटली कॉन्फ्लिक्ट और टोटल रिदम। तो अगर हमारे अंदर जैसे कि ब्रीदिंग है तो ये तो हम ठीक से जानते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता है कि भाई हमारा ब्रीदिंग कितना गलत रूप से चल रहा है। तो जितना गलत रूप से ब्रीदिंग चलता है तो वो उसकी जो असर होती है वो कॉन्फ्लिक्ट के रूप में होती है। तो जैसे पहले बताया था इस तरह कि इधर कॉन्फ्लिक्ट है या रिदम है। तो जितनी रिदम होगी इतनी कॉन्फ्लिक्ट कम होगी और कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगी तो रिदम जो है वो कम होगी। तो इस तरह और एक बार जो ब्रीदिंग जो है वो रिदम में नहीं है तो फिर वो दूसरी सिस्टम को भी बिगाड़ती रहेगी। क्योंकि ब्रीदिंग और थिंकिंग तो बहुत परस्पर है। तो अगर ब्रीदिंग सही नहीं चल रहा है तो थिंकिंग पे कैसे सही फॉर्म में चलेगा। वन कॉन्फ्लिक्ट एंड रिदम on conflict and rhythm are based the various conditions of body and brain as per the ratio of conflict and rhythm। तो वही बात है कि रेशियो कितना है कॉन्फ्लिक्ट और रिदम के ऊपर। अगर रेशियो के अंदर रिदम ज़्यादा है और कॉन्फ्लिक्ट कम है तो अच्छी बात है, अच्छी कंडीशन है। पर अगर कॉन्फ्लिक्ट का रेशियो ज़्यादा है और रिदम का कम है तो वो फिर अंदर की जो हमारी जो कंडीशन है कॉन्फ्लिक्ट के वो बताता है। और वो दूसरा जो रेशियो जो हम जानते हैं IESM केंद्रों का रेशियो वो भी यहाँ वो भी रिलेटेड है। उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि जो 2482 का जो रेशियो है इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति के अंदर रिदम नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट भरा है। फिर वो धीरे धीरे करके 5221 के ऊपर जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि अब धीरे धीरे करके उसके अंदर रिदम थोड़ी एस्टेब्लिश होती जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट इसका कम होता जाता है और रिदम इसके अंदर बढ़ती है। और फिर जैसे 3A B C के अंदर जाएगा तो रिदम पूर्ण रूप से होगी और कॉन्फ्लिक्ट संपूर्ण रूप से निकल जाएगा। तो ये वो जो IESM केंद्रों का रेशियो जो है वो भी इसी तरह रिफ्लेक्ट करता है। देयर आर सम definite breathing exercises to tone up the body but short lived, and there is a positive and definite way of breathing that can keep the body brain system perfectly tuned, enabling an individual to complete the evolutionary process within. For we are at present half evolved, that is, we are above the animal stage and below the stage of a true human being fully evolved, and for which either we have to take repeated births till we achieve this or consciously practice. Such practices, mostly wrong, are given in the name of religion, yoga, science, etc. तो पहली बात यह है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो भी दो प्रकार की है। एक एक्चुअली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और एक जो है ब्रीदिंग की एक पैटर्न जिसको कहें या 24 घंटों किस तरह ब्रीदिंग चलता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो बहुत सारी है जो सबके सब प्राणायाम वगैरह जो है, कपालभाति प्राणायाम वगैरह जो किया जाता है वो सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और वो शॉर्ट लिव्ड है, वो कम समय के लिए किया जाता है। वो आप आधा घंटा आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा वो नहीं हो पाता है। तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो टोन अप होता है, वो सुधरता है, वो अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है, वो सब उसका फ़ायदा है। पर दूसरी जो चीज़ है
वो चीज़ जो है वो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग इटसेल्फ। और वो जो अगर वो व्यक्ति करती है तो वो ब्रीदिंग के द्वारा उसके अंदर न कि हेल्थ अच्छी होगी बट एक इवोल्यूशन की प्रोसेस के अंदर वो व्यक्ति आ जाएगा। एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आप इवोल्यूशन के अंदर नहीं आएंगे, पर अगर जैसे 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 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है या ज़्यादा एस्टेब्लिश रिदम होती जाती है, इतना व्यक्ति इवोल्यूशन के अंदर आता है। और इवोल्यूशन क्या है? हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम का इवोल्यूशन है, या जिसको तावरिया जी कहते हैं कि भाई हमारा बायोलॉजिकली हमें कंप्लीट होना है। तो बायोलॉजिकल कंप्लीट होने के लिए हमारे अंदर ये इवोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए। और ये जो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग भी एक बॉडी को ट्यून अप करने के लिए तो वो भी है, पर वो खाली बॉडी नहीं, बॉडी माइंड सब चीज़ों को वो एक ट्यून अप करता रहता है। अब आज का हमारे जो इवोल्यूशन की स्टेट क्या है, तो आज व्यक्ति जो है वो ऐसा है कि थोड़ा एनिमल से तो ऊपर है, तो रियल ह्यूमन बीइंग जिसको कहें, सही तरह का मानव, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है। आज जो हमारी ह्यूमैनिटी है वो उसको कुदरत ने थोड़ा आधा इवॉल्व करके छोड़ दिया है। उसने कहा कि भाई आधा मैं कर लेता हूँ, अभी आधा तुमको काम करना पड़ेगा। तो कुदरत ने कुछ हद तक हमें इवॉल्व किया है, हम प्राणी से तो ऊपर उठ गए हैं, पर फिर भी सच्चा इंसान आज हम बन नहीं सके हैं, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर वो प्राणीजन्य संस्कार जो है, एनिमलिक जो है हमारे अंदर वो सेल्स पड़े हैं, और उसके कारण हमारा बिहेवियर एनिमलिक हो जाता है। तो वो चीज़ क्योंकि हमारे अंदर पूरा इवोल्यूशन नहीं हुआ है, वो एक कारण है। तो अभी जैसे जैसे हम कॉन्शियस प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे करके जो हाफ बाकी है उसको भी हम ये कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो प्रैक्टिस दी जाती है, वो चाहे धर्म के नाम पर, के योग के नाम पर, के साइंस के नाम पर, वो इतनी सही नहीं होती है, इतनी इफेक्टिव भी नहीं होती है, और शायद कई बार तो वो चीज़ें नुकसान भी कर जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं कि भाई आज आसन, बहुत सारी चीज़ योगासन जो है, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है योगासन और प्राणायाम को ही योग मानते हैं, और हर जगह पर क्लासेस बड़े बड़े बोर्ड लगे जाते हैं कि भाई हम योगा सिखाते हैं, आसन प्राणायाम सिखाते हैं। ठीक है, पर कहने की बात ये और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज जो है वो कुछ आसन हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो आसन जो बने हैं या उसकी जो शोध हुई थी वो 2500 साल पहले शोध हुई थी, और उस समय का हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम अलग था। लोग ये इम्पोर्टेंट बात समझते नहीं है, सिखाने वाले भी समझते नहीं है कि 2500 साल पहले जो, जैसे कि 2500 साल पहले जब आसन फॉर्मेशन हुआ था उसके अंदर एक शीर्षासन था। अब शीर्षासन आज भी पता नहीं न समझ से लोग करते भी है और कराने वाले भी हैं। आज हमारी बॉडी ब्रेन सिस्टम इतनी डेलिकेट हो गई है कि आज हम शीर्षासन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर टिश्यूज, हमारे ब्रेन के जो सेल्स है वो ऐसे एक हो गए हैं कि वो 2500 साल पहले के नहीं रहे हैं। पर कौन समझाए इनको, और करने वाले भी समझते नहीं हैं, भागते रहते हैं और फिर आगे जाके नुकसान करते हैं अपने आप को। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो योग के अंदर समझनी पड़ती है, और ये तो तावरिया जी जैसा कोई गुरु आता है और ये सब हमें समझाता है कि भाई ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब हम समझ में आते हैं। नहीं तो हम भी वो सब पीछे भागते रहते हैं, या फिर हम भी ऐसी गलत चीज़ें करते रहते हैं। Sage Patanjali uses the term chitta or mind stuff and thinking principle, thus clearly demarcating mind and brain and their respective functions and their respective capabilities and areas of functions. अब जो योग सूत्र आप पढ़ेंगे तावरिया जी का, तो उसके अंदर ये माइंड और ब्रेन का क्या डिफरेंस है वो सब उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया है। और चित्त क्या है, या फिर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, थिंकिंग प्रिंसिपल क्या है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में समझाई है। तो अगर फिर आपको
ज़रा गहराई में जाना है तो आपको योग सूत्र का भी स्टडी करना चाहिए। Refer notes of second meeting. Study the three quotations as well as the exercises shown there. All the exercises given are for touching the 72 major areas of conflict along with the 3 major areas of conflict and the 3 operational or functional centers in the front brain or registration area. तो वो उनकी जो वो सेकंड मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने ये बताए थे कि भाई एक्सरसाइज करने से किस प्रकार हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर 72 जो पॉइंट्स है या जो इसको माइनर एरियाज भी कहते हैं वो कहाँ हैं और इसको किस तरह ठीक किया जाता है। और दूसरा 3 मेजर एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो तो अभी हमने देखा 3 मेजर एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। और उसके जो ऑपरेशनल या फंक्शनल सेंटर जो IESM जो है IES वो रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर है, तो वो चीज़ उन्होंने सेकंड मीटिंग के अंदर बताई थी। थर्ड मीटिंग नोट आर रिकैप्चुलेटिंग व्हाट वाज सेड इन द फर्स्ट 2 मीटिंग। तो देखो वो शुरू से ही ये रिकैप्चुलेट तो करते रहते हैं, पहली 2 मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग के अंदर उन्होंने रिकैप्चुलेट कर लिया था और आज भी ये रिकैप्चुलेट उनका करना रहता है ताकि हम चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ सकें। द फोर्थ मीटिंग बी ऑल्सो स्टडीड बट रीड केयरफुली द बेसिक एक्सेप्टेंस एंड द स्मॉल नोट्स ऑफ एस्ट्रल बॉडी और डबल। तो बेसिक एक्सेप्टेंस हमने पढ़ा था ये सेकंड फोर्थ मीटिंग के अंदर जो था वो, तो वो इसके अंदर वो एक जो मूलभूत स्वीकार किस तरह करना है जीवन का उसकी उन्होंने बात की थी। और कुछ एस्ट्रल बॉडी या 2 बॉडी मतलब फिजिकल और एस्ट्रल उसकी बात उन्होंने उस मीटिंग में की थी। इन द फिफ्थ मीटिंग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड लोअर नेचर एंड इविल, तो ये फिफ्थ मीटिंग के अंदर था। फिर practice one more breathing exercise as mentioned in the notes of the fifth meeting. In the notes of the 6th meeting we explain 3-step rhythmic breathing. तो 6th meeting जो थी 6ठी मीटिंग उसके अंदर से फिर उन्होंने 3-step rhythmic breathing को एक्सप्लेन करना शुरू किया था। In our next meeting we shall take up the notes of 7th to 11th meetings. अभी आगे 7 से 11 की बाद में बात करेंगे। अब फिर से वो अपना टॉपिक चालू रखते हैं। डियर फ्रेंड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ? द पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ इज प्रिसाइज एंड हाईली इम्पोर्टेंट। व्हेन द फिजिकल बॉडी टेक्स बर्थ इट इज लाइक ए स्पेस मॉडल लैंडेड इन ए प्लेनेट फॉर सम प्रैक्टिस साइंटिफिक वर्क। तो कहते हैं कि भाई ये ह्यूमन बर्थ हम क्यों लेते हैं, क्या हेतु क्या है इसके लिए? तो इसका एक बहुत निश्चित और उच्च हेतु होता है और इसका एक महत्व भी है। और एक एग्जांपल देके वो बताते हैं कि जैसे कि एक स्पेस के लिए, स्पेस में एक हम जब कोई यान छोड़ते हैं स्पेस क्राफ्ट, तो स्पेस क्राफ्ट को छोड़ने के लिए हम उसका ये करते हैं, एक स्पेस मॉड्यूल बनाते हैं और फिर उसको जो प्लेनेट के ऊपर उसकी जिसकी स्टडी करनी है वो प्लेनेट के ऊपर भेजते हैं, जैसे चंद्र के ऊपर, मंगल के ऊपर। अब तक में हमने बहुत बार ये स्पेस क्राफ्ट या मॉड्यूल हमने भेजे हैं। तो इस तरह और साइंटिफिक स्टडी किया जाता है। तो हमारा जो बर्थ है ये प्लेनेट के ऊपर हम आते हैं या फिर कोई भी प्लेनेट के ऊपर कहीं भी हमारा जन्म होता है, तो एक स्टडी के लिए हम एक कारण तो एक स्टडी का होता है कि हमें हमारी स्टडी करनी है, बाहर की स्टडी नहीं। हमारी स्टडी का जो एक पर्पस है उसके लिए एक हमारा जन्म लेना होता है। दूसरे भी पर्पस होते हैं, पर एक ये साइंटिफिक स्टडी जिस तरह होती है, इस तरह इंडिविजुअल स्टडी जिसको हमारे यहाँ कहते थे नो थाई सेल्फ, कि अपने बारे में जानो।
It is not expected from a few such repeated visit to complete the vast and intricate work. अब एक बार कोई मंगल पर या चंद्र के ऊपर कोई यान भेजने से सब कुछ जाना नहीं जाता है, बार बार वहाँ यान को भेजना पड़ता है, तब फिर पता चलता है कि हाँ इसका उसके बारे में, उसकी तासीर के बारे में जाना जाता है कि भाई ये ग्रह क्या है, किस तरह का है. But once the work is done, the module does not visit the planet again. तो ये आप इसको कंपेयर हमारे जो जन्म या बॉडी ब्रेन सिस्टम से भी करते जा रहेंगे तो समझ पाओगे कि अगर एक बार हम जो बार जन्म लेते हैं, अगर कोई जन्म में उसका हमारा काम खत्म हो जाएगा, मतलब जो हेतु है जन्म का वो सिद्ध हो जाएगा, फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमारा जो है हम जिसको मोक्ष कहते हैं तो फिर मोक्ष हो जाएगा. पर तब तक के लिए तो हमें बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा. जिस तरह कोई साइंटिफिक स्टडी के लिए बार कोई मॉड्यूल जो है वो वहाँ जाता है, जगह पर जाता है और स्टडी करता है, इसी तरह हमें बार आना पड़ता है. द मॉड्यूल कैन बी मोर लाइक आवर प्रेजेंट कोलंबिया. शुड it in future visit a distant planet, and if it is unmanned and is an advanced computer. अब आपको शायद ये यहाँ कोलंबिया शब्द लिखा है इनटू इन्वर्ट कॉमा में, तो ये एक बात है, शायद आपको पता नहीं होगा, पर जो अपोलो 11 का जो मिशन था जो 1969 के अंदर अमेरिका ने जो लॉन्च किया था, उसमें जो स्पेस क्राफ्ट बना था उसका नाम था कोलंबिया. तो वो कोलंबिया जो था वो स्पेस क्राफ्ट अपोलो 11 मिशन के वक्त में बना था, और वो जो था वो चंद्र के ऊपर तो उसका ये मिशन था. फिर उसका जो है फ्यूचर, उसकी फ्यूचर विजिट कोई दूर के प्लेनेट के ऊपर जो मानव रहित इस तरह का ये जो स्पेस क्राफ्ट है उसको भेजने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए ये चीज़ बनाई थी. तो यहाँ सावरिया जी इस चीज़ का उल्लेख करते हैं कि द मॉड्यूल कैन बी मोर लाइक आवर प्रेजेंट कोलंबिया. तो हमारा अभी जो मॉड्यूल है हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम का, वो भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम फिर ये पृथ्वी का प्लेनेट छोड़ के दूसरी कोई प्लेनेट के ऊपर हम जाना चाहें तो वहाँ भी हम जा सके और वहाँ हमारी साधना चालू रख सकें. इफ कॉन्शियस एंड अर्नेस्ट वर्क रिक्वायर्स मैनी विजिट टू कंप्लीट द होल जॉब, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट व्हेन द मॉड्यूल डज नॉट रिमेंबर इट्स पर्पस ऑफ विजिट? इट मियरली waste time, so would require many more such visits. अब यही है कि भाई अगर काम नहीं होता है तो और बार वो मॉड्यूल को भेजते रहते हैं पर कोई काम तो बनता नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है? वो वही चीज़ है, हम बार जन्म लेते हैं पर जन्म का पर्पस तो हमें पता होता ही नहीं है, और बार आते हैं जाते हैं, तो इवोल्यूशन की प्रोसेस हमारे अंदर बनती नहीं है. बार जन्म लेने का एक कारण ये है कि हम हर जन्म के अंदर इवोल्यूशन थोड़ा हमारा बढ़ता जाए ताकि एक दिन हमारा इवोल्यूशन कंप्लीट हो सके. पर क्योंकि कोई पर्पस हम जानते ही नहीं है, आते हैं जन्म ले लिया, फिर जिस तरह का हमारा समाज है, सोसाइटी है, फैमिली है, तो वहाँ से जिस तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं, समाज में जिस तरह चल रहा है इस तरह सब शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जॉब करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं, बस बात खत्म. पर्पस जैसा तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, और कोई पर्पस के लिए हम आए हैं वो भी पता नहीं है, न ये पता है कि कहाँ से आए थे और न कहाँ जाने वाले हैं, कुछ भी पता नहीं है हमें, और हम जीवन जी लेते हैं और ये पिक्चर को एक दिन समाप्त कर देते हैं, समाप्त हो जाता है ये पिक्चर. तो इस तरह का ये जीवन चलता रहता है. तो वो कोई
इसका कोई मतलब नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। और इसीलिए बार बार आना पड़ता है, क्योंकि हम अपने ऊपर काम नहीं करते। God and nature having granted free will to each module, so does not force the module to work. तो भगवान ने तो हर जो इंसान है उसको एक फ्री विल तो दी है, तो उसको समझना चाहिए कि अभी मुझे क्या करना है। मुझे इवोल्यूशन में जाना है और बस ऐसे ही खा पी के पड़ा रहा हूँ और ज़िंदगी पसार कर दूँ, तो वो भी उसकी मर्जी है। क्योंकि फ्री विल का मतलब ही ये है कि इट इज़ योर चॉइस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। जो भी करना है आपकी मर्जी है। आपको कुएं में पढ़ना है तो पढ़ो, कोई रोकेगा नहीं। आपको ऊपर जाना है, आपको इवोल्यूशन करना है, तो भी आप ऊपर की ओर जाओ। तो एक फ्री विल ये भगवान ने दी है और व्यक्ति को इसका उपयोग करना चाहिए अपने साधना के लिए। बट इंट्रोड्यूसेस वेपन्स लाइक पेन, फ्रस्ट्रेशन एंड सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, बट इन स्पाइट ऑफ दिस द मॉड्यूल डज नॉट वेक अप to its responsibility and to the purpose of visit। देखो ये कितनी करुण बात है कि नेचर तो इंसान को बार बार जगाने के लिए उसको पेन देती है, फ्रस्ट्रेशन देती है, एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस अंदर से आती है, पर नहीं जागता है आदमी। उसको जो वो एक दिन की जो मजा उसको चढ़ी है वो उसको वो जागना चाहता ही नहीं, अपने ऊपर काम करना ही नहीं चाहता है। और प्रकृति बार बार हमें पेन भेजती है, दुख भेजती है। क्यों दुख आता है जीवन के अंदर? यही बात है कि प्रकृति जगाना चाहती है कि भाई अब तो जागो, देखो शरीर जो है खराब हो रहा है, उम्र बढ़ रही है, अब तो जागो, पर नहीं आँख खुलती है। बट द मॉड्यूल टॉक्स ऑफ कर्म और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इंस्टेड। यही बात है, हमारे यहाँ फिलोसॉफी चलती है। जब हम काम नहीं करते हैं, साधना नहीं होती है, तो फिर लोग फिलोसॉफी करने बैठ जाते हैं। ये तो सब कर्म का है, ये तो हमें कर्म के कारण दुख होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ चलता है कर्म के नाम के ऊपर। अल्टीमेटली whenever it does and trace the right steps, this way of life is shadowed under the guise of religion, philosophy, yoga, डिटैचमेंट और संन्यास। अब क्या होगा कि फिर अगर आप सही ढंग से उसके जो राइट स्टेप नहीं ले पाते हैं, अगर ले पाते तो ठीक है, पर अगर नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा कि आप धर्म, फिलोसॉफी, संन्यास, इन सब शब्दों के आड़ में उसके अंदर, इसके अंदर छिप के फिर जो है वो आप जीते हैं। लोग इस तरह जीते हैं कि भाई चलो, कोई लोग तो ऐसे कोई मानते कि चलो हम राइट स्टेप लेते हैं, और राइट स्टेप के नाम के ऊपर फिर कोई ऐसी जगह पर फंस जाते हैं, वो रिलीजन के अंदर, फिलोसॉफी में या फिर संन्यास के अंदर कहीं ना कहीं आदमी फंस जाता है। तो राइट स्टेप जो लेना है वो भी बहुत ज़रूरी है कि भाई अंदर से एक वैराग्य आता है, कुछ करना है अपने बारे में, तो इतना हमारा एक नसीब भी होना चाहिए और एक हमारी एक सर्च भी होनी चाहिए कि हमें राइट पाथ मिले, एक सही मार्ग मिले, ताकि हम कम समय के अंदर हम अच्छी तरह प्रोग्रेस कर सके। पर फिर भी हम ऐसे शैडो के अंदर आ जाते हैं और फिर जीवन को वही चीज़ों में फिर उलझे रहते हैं। इट इज़ नथिंग ऑफ द सॉर्ट, उसका कोई ये चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। इट इज़ ए फाइनल completion by the module of its proper development and realization, the right purpose for which it is landed on a planet। तो एक जब एक मॉडल का जो उसका जो फाइनल कंप्लीशन बनता है, जब वो कंप्लीट होता है, तो वो अन के अंदर कि भाई उसको अभी पता है कि भाई मुझे आगे जाके कहाँ लैंड करना है। तो ये एक जब वो मॉड्यूल पूरा डेवलप हो जाता है और फिर एक उसको पर्पस का रियलाइजेशन होता है कि भाई मुझे क्या करना है,
और फिर वो जो मेहनत करता है तो फिर जाके वो राइट प्लेस के ऊपर फिर वो लैंड कर सकता है। When we talk of module, we must accept a launching site. अब कोई मॉड्यूल होता है तो उसकी लॉन्चिंग साइट भी होती है, उसको कहाँ से छोड़ना है और वो कहाँ जाएगा, वहाँ कहाँ से छोड़ना है, कहाँ वो लैंड होगा, वो सब भी एक डिसाइड किया जाता है। Here again we make a cardinal error of thinking a place like heaven, but a launching site is a launching site and nothing more or less, and so ideas of heaven and hell are childlike and foolish. अब ये भी हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई हमारा जो लॉन्चिंग साइट होगी तो कौन सी होगी, तो वहाँ भी फिर हमारे शास्त्र की गड़बड़ी के कारण फिर स्वर्ग और नरक की बातें घुस जाती है, और रियल जो हमारा जो लॉन्चिंग साइट है वो हम चूक जाते हैं कि भाई कहाँ से लॉन्चिंग करना है और कहाँ लैंड करना है, वो पर्पज़ या उसका जो स्थिति है वही हम चूक जाते हैं, वहाँ एक एरर आ जाती है। What does happen at the launching site? Say as in the case of Columbia. अब कोलंबिया जो है वो जिसको वो जो स्पेस क्राफ्ट है उसको लॉन्च करना है तो क्या होगा, क्या किया जाएगा? It is checked for damage and some instruments faults not functioning properly on the mission. तो पहले क्या किया जाएगा कि भाई इसको अभी हम लॉन्च करना है तो उसको ज़रा जांच पड़ताल कर लो, ठीक ठाक तो है ना, इसकी मशीनरी ठीक है, सब पुर्जा वगैरह सब कामकाज तो कर रहा है ना, ऐसा ना हो कि भाई बीच में जाके वो रुक जाए। तो जैसे कि ये कोलंबिया का स्पेस क्राफ्ट है तो उसको छोड़ने से पहले उसके जांच करनी पड़ती है। तो यही बात है कि हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम है, उसको भी इस तरह लॉन्च करने के लिए फिर हमें भी ठीक ठाक करना पड़ेगा, हमें भी देखना पड़ेगा कि भाई हमारी सिस्टम ठीक ठाक तो है कि लॉन्चिंग के लिए। All these are set right and Columbia is ready for the next launch. Generally sometimes has to elapse before the next launch. Can we call each mission of Columbia as incarnation? Can we call each return of launching site as discarnate state? It all sounds foolish, for God and nature are beyond our belief and expectations more scientific. तो एक तो इसको लॉन्च करने से पहले इसको तो एक चेक तो कर लेना पड़ता है और देखना पड़ता है कि सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद में उसको फिर लॉन्च किया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि एक दूसरा जो लॉन्च होता है उसके पहले एक थोड़ा एलेप्स टाइम होता है, एक समय जो है वो थोड़े समय का एक पसार करना पड़ता है, तब जाके फिर दूसरा लॉन्च होता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी बात कर रहा है? अब मृत्यु तो हो गई पर दूसरा जन्म नहीं आया। तो ये जैसे कि ये यान जो होता है स्पेस क्राफ्ट, उसको भी दूसरी बार छोड़ने से पहले सब ये करना पड़ता है। इसी तरह हम दोबारा जब जन्म लेते हैं तो उसके लिए थोड़ा कहीं कोई जगह पर हमें रहना पड़ता है मृत्यु और जन्म के बीच में। कैन वी कॉल ईच मिशन ऑफ कोलंबिया एज इनकारनेट? हर समय जब हम आते हैं तो उसको क्या इनकारनेट कहते हैं, मतलब कि पुनः जन्म उसको कहेंगे। कैन वी कॉल ईच रिटर्न टू लॉन्च साइट एज डिस्कारनेट स्टेट, कि जिसको त्याग कर दिया है ऐसा स्टेट है, डिस्कारनेट स्टेट है। इट ऑल साउंड फुलिश, फॉर गॉड एंड नेचर आर बियॉन्ड आवर बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन मोर साइंटिफिक। तो ये सब जो बातें हैं वो बचकानी बातें हैं, मूर्खता जैसी बातें हैं, और जो
भगवान जो है, ये कुदरत है, परमात्मा है, वो तो ये इन सबों से पर है। जो ये जो हमारी मान्यता जो है और हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है, वो इन सब चीज़ों से वो बहुत बहुत ऊपर है। लास्ट बात, फाइनली हाउ इज द module launched by God and nature each time from the launching site? Where is the launching site? In any case, a horde or crowd of engineers, technicians and scientists are not required by God and nature to launch millions of modules daily. Millions of modules daily. रोज लाखों लोग जन्म लेते हैं, और इसके लिए न कुदरत को कोई बड़े बड़े इंजीनियर्स या कोई टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, उनका कोई क्राउड की ज़रूरत है, न साइंटिस्ट की ज़रूरत है। कुदरत अपनी काम करती रहती है और वो हर समय जो उसका जो लॉन्चिंग साइट है वहाँ से भेजती रहती है। तो ये एक बात, बहुत अच्छा पेपर है। ऐसा लगता था कि भाई ये सब रिकैप्चुलेट में पुरानी बात होगी, पर एकदम नए ढंग से बहुत अच्छी तरह बात बताई, और मुझे लगा था कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी, पर ये ख़त्म होते होते तो समय भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पेपर तो ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट टाइम नया लेंगे। पर 2-5 मिनट किसी को कोई प्रश्न है तो थोड़ी बात कर सकते हैं। तो किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नमस्ते दारा साहब। नमस्ते। ये वाइस थेरेपी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? उसके ऊपर तो हमने पेपर पढ़ा है ना, पुराना देख लेना। जो तावरिया जी का पेपर ही था 12, मेरे ख्याल से डिस्कोर्सेस 12 या कुछ था, और उन्होंने बहुत डिटेल में किया है, और वो यूट्यूब के ऊपर है पूरा लेक्चर। मतलब ये तावरिया साहब का लेक्चर है? नहीं, ये हमने पढ़ा था ना, जब हमने ये डिस्कोर्सेस पढ़े थे ना, तो वो डिस्कोर्सेस वन के ट्रीटमेंट होती है, कोई फैसिलिटी है अवेलेबल? कोई भी वो तो होम्योपैथ कर सकता है ना। बागफ्लावर वो होम्योपैथी का पार्ट है, तो हाँ वो होम्योपैथी का ही अंदर आता है। तो कोई अच्छा होम्योपैथ होगा, वो भी आपको ट्रीटमेंट करनी है तो वो भी बताएगा, ट्रीटमेंट कर सकता है। ओके। और दूसरी एक बात सर, नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा अष्टांग योग के बारे में फिर से बताएंगे थोड़ा डिटेल? वो जब वो टॉपिक आएगा ना, देखो अभी क्या है कि हम एक सब्जेक्ट को, मतलब एक बुक को पकड़ के चलते हैं ना, तो वो उसको न्याय देना है। जब हम ये सब थोड़ा हो जाएगा, फिर योग सूत्र आगे जब लेंगे 6 महीने 1 साल के अंदर, ये सेकंड वॉल्यूम भी खत्म हो जाए तब, तो उसमें फिर डिटेल में वो अष्टांग योग के अंदर जाएंगे। ओके। बोलो, और किसी को प्रश्न है कोई? चलिए, नहीं है तो फिर हाँ बोलो। राजू देसाई बोलिए। हाँ, वो सिर्फ अभी कोई प्रश्न तो है, दो एक ही प्रश्न है। हाँ बोलिए। प्रश्न ये है कि हमने बल्कि ये जो बात हुई अभी अब तक जो हमने ये सुना, तो उसमें प्रश्न मेरा दिमाग में ये आता है, मेरे दिमाग में पर्सनली, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, कि ये जो है पूरी मतलब की पूरा जो प्रॉब्लम है, मॉड्यूल है, ये जो भी सब आपने सब बात, तो वो है मेमोरी पैटर्न। और जो इम्पल्स जो आते हैं वो तो नेचुरल है, वो तो आते ही रहेंगे। प्रॉब्लम हमारी मेमोरी पैटर्न्स में है। तो मेमोरी पैटर्न्स जो है उसको अगर सुधारना है, डिलीट करना है, जो भी है, उसके लिए टूल जो है अपने पास खाली ना खाली प्राण। बराबर। तो प्राणा को हमें मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, रिफाइन करना है। बराबर। तो तब से तभी तो भी ये प्रॉब्लम है हमारा जो है, मतलब की जो सदियों से युगों से सांस कहते हैं, युगों से जो आ रहा है ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम, तो ये इसका कारण है। तो ये जब नेक्स्ट टाइम में जब हम तो हम जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव वे ऑफ स्ट्रेंथनिंग द प्राणा वो क्या है? नहीं, ये पूरी जो हम प्रक्रिया करते हैं वो स्ट्रेंडिंग और प्योरिफिकेशन की है। देखो, तावरिया जी का पूरा मार्ग जो है वो प्योरिफिकेशन का है।
और इसीलिए उन्होंने पहली चीज़ जो दी रिफाइनिंग, इसका रिफाइनिंग का अर्थ है ये प्योरिफिकेशन। रिफाइन टू रिफाइन मतलब क्या कि शुद्ध करना। तो किसको शुद्ध करना? बॉडी ब्रेन सिस्टम को, खास करके एस्ट्रल को। तो जो मेमोरी पैटर्न है वो अकेली बात नहीं, मेमोरी पैटर्न से रिलेटेड अभी बहुत सारी चीज़ें अंदर खराब हो चुकी है। तो मेमोरी पैटर्न को तो ठीक करना है, पर उसके साथ में अंदर जो चक्र है, नाड़ियाँ हैं, इन सबको रिपेयर करना है। और इन सबका रिपेयरिंग के लिए ही टावरिया जी ने ये सारी एक्सरसाइजेज दी है। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाते हो तो आपका प्राण रिफाइन होता जाता है, रिफाइन होता जाता है। तो उसके साथ में अंदर की जो बिगड़ी हुई चीज़ है वो भी ठीक होती जाती है। भाई चक्र काम नहीं करते थे तो अभी अच्छी तरह चक्र काम करेंगे, नाड़ियों के अंदर जो ब्लॉकेजेस थे वो निकलेगा। और कोई जो भी ये जिसको आज जैसे हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया, तो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है वो हमारा वो ठीक होता जाएगा। तो ये ओवरऑल एक हमारी एक ऑपरेशन है, ओवरऑल कामगिरी है। और ओवरऑल कामगिरी के लिए उन्होंने ये पूरा मार्ग दिया हुआ है। और ये करते करते ही हमारा प्राण मजबूत होगा। फिर भी प्रिसाइजली आपको प्राण को मजबूत करने के लिए प्रिसाइजली कुछ करना है तो सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है अनुलोम विलोम। आप रोज 18 मिनट कंपलसरी वो करो। हाँ 18 मिनट, धीरे धीरे करके 18 मिनट पर पहुंचो। 18 मिनट कंपलसरी करो तो आपका 6 महीने के अंदर प्राण बहुत मजबूत हो जाएगा। और गायत्री का साधना वो तो आप गायत्री तो वो प्राणायाम के साथ में ले सकते हैं ना, कर सकते हो ना। प्राणायाम करोगे तो प्राणायाम के अंदर गायत्री भी कर सकते हो ना। और इंडिविजुअल गायत्री भी है, इंडिविजुअल गायत्री तो है ही, पर ये प्राण के ऊपर सीधी असर करती है। गायत्री मंत्र, गायत्री एक मंत्र है और मंत्र का रेजोनेंस प्राण के ऊपर पड़ता है। हालांकि प्राणायाम जो है वो डायरेक्ट प्राण के ऊपर काम करता है। अनुलोम विलोम। हाँ ये जो आपने गायत्री का चूज किया है 36 वाला, हाँ नहीं 36 नहीं 142 वाला 18 मिनट। 18 मिनट तक जा सकते हैं हम। हाँ 18 मिनट तक करो 142। हाँ तो अभी तो 10-11 मिनट जाती है हमारी। हाँ बस तो वो करो। हाँ ओके ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई किसी को प्रश्न है तो अभी भी पूछ सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर आपके प्रश्न नहीं होंगे तभी मैं बंद करूँगा। बोलिए प्रश्न है, और नहीं है तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है। सर मेरा प्रश्न है, अगर किसी का नहीं है तो मेरा प्रश्न है। हाँ बोलो। ये अनुलोम 142। हाँ ये दिन में कभी भी कर सकते हैं या खाने के बाद, खाने पहले, ऐसा क्या है कुछ? कभी भी देखो, योग के अंदर एक ही नियम है कि खाया पिया है तो 4 घंटा छोड़ दो, बाकी हमेशा कोई भी समय योग की प्रैक्टिस कर सकते हो, बराबर है। पर खाया पिया है तो 4 से 6 घंटा जैसा कि मतलब पेट एकदम हल्का हो जाना चाहिए जब प्रैक्टिस करते हो तो। उसके बाद तुरंत खा सकते हैं कि 5-10 मिनट के बाद खा सकते हैं? हाँ ना 10 मिनट कंपलसरी, 10 से 15 मिनट। 15 मिनट छोड़नी पड़ेगी ना? बिल्कुल। ये भी मेरा था प्रश्न था, मुझे आया था ये। कभी भूख लग जाती है, लेकिन मेरा सब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब ये 142 का जब हम करते हैं प्राणायाम गायत्री मंत्र के ऊपर, तो अपने भूख जो लगी हुई थी वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। वो तो सब होगा, अनुभव तो हर एक को अलग अलग रूप में होता है। और वो भी कंटिन्यू नहीं होता है, वो भी बंद चालू होता रहता है। तो वो तो ऐसा होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।